Now there is a remaining part of the question number one. The name of the question is Othello Desdemona relationship. We're going to start the last two paragraph of the question. Desdemona misunderstands Othello through excess of faith. What is the page number? 150. पेज नंबर 150 5 का लफ्ज आ गया है, पंचतन पाक पर लफ्ज आ गया है, या अली मदद कह के मैं शुरू करता हूँ. Desdemona understands Othello through excess of faith. Desdemona ने ओथेलो को मिसअंडरस्टैंड किया. क्यों मिसअंडरस्टैंड किया? क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ईमान था डेस्टिमोना के ऊपर, सॉरी ओथेलो के ऊपर. On Desdemona's side, there have been no such fluxes in love for Othello. जहां तक डेस्डिमोना की साइड की बात है, तो डेस्डिमोना के अंदर ओथेलो की मोहब्बत के बारे में कोई ऊंच नीच, कोई फ्लैक्सेस नहीं थे. कहीं पर भी कोई गैप नहीं था, फ्लक्स नहीं था, लचक नहीं थी. Her faith in him is absolute. उसका ईमान पुख्ता था. She has no feelings of insecurity that her love may lead to tragedy. उसको कोई फीलिंग्स इनसिक्योरिटी की नहीं थी कि उसकी मोहब्बत जो है ट्रेजेडी में बदल जाएगी. Even as Othello misunderstand her through lack of faith. ओथेलो ने मिसअंडरस्टैंड किया है. उसकी मोहब्बत तो ब्लाइंड है, लेकिन डेस्डिमोना के ऊपर जो ईमान है वो नापुख्ता है. She misunderstands him through excess of faith. जबकि डेस्डिमोना ने बहुत ज्यादा उस पर मजबूत ईमान रखने की वजह से उसे मिसअंडरस्टैंड किया. She can never bring herself to believe that he could suspect her. वो तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ओथेलो उसे सस्पेक्ट कर सकता है, उस पर शक कर सकता है. To be unchaste is one thing which is unimaginable to her. और unchaste होना, अनचेस्ट का मतलब समझते हैं आप कि किसी और के साथ इलीगल रिलेशन रखना, सेक्सुअल, तो ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था. When Othello calls her vile names, जब ओथेलो ने उसे घटिया नामों से पुकारा, वेल अदने नामों से पुकारा, she can only ask whether she is that name. उसे सिर्फ इतना कहा क्या वो इस नाम के काबिल है. She begs tenderly. और उसने बड़े ही नरम अंदाज से उससे बेग किया, रिक्वेस्ट की. फॉर लिटिल मोर टाइम ऑन द मर्डर सीन. कत्ल के टाइम पर भी उसने उससे टाइम मांगा. कौन सा टाइम मांगा था? पहले महीने आधे घंटा का. फिर उसने कहा था मुझे एक प्रेयर कहने दो. बिकॉज शी मस्ट बी फीलिंग दैट द हॉरिबल मिसअंडरस्टैंड ऑफ ओथेलो कैन नॉट लास्ट लॉन्ग. क्योंकि वो जानती थी कि ओथेलो के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी. The godly love with which she dies shows her unshaken confidence in her husband. और जिस मुकद्दस मोहब्बत में वो मुब्तला होकर मर गई, उसने जान दे दी, वो चीज ये शो करती है कि उसको अपने हस्बैंड के ऊपर अनशेकन कॉन्फिडेंस था. इवन जो शी इज इन डेथ कॉज्ड बाय हिम, गो के मरी भी है उसी हस्बैंड ओथेलो के हाथ से मरी है. द फेथ ऑफ लव कैन हार्डली वीकन. लेकिन मोहब्बत पर उसका ईमान मुश्किल है कमजोर हुआ हो. क्यों? आखिर में भी मरते हुए भी उसने कहा है कि मुझे ओथेलो ने नहीं मारा. डेस्डिमोना एंड ओथेलो आर सीन एट द नोबलेस्ट जस्ट. डेस्डिमोना और ओथेलो ऐसा लगता है नोबलेस्ट जस्ट पर है. दोनों एक्सट्रीम जस्टिस पर हैं, दोनों इंसाफ पर हैं, दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं. और कमाल की बात है, आप देखते हैं लवर और बिलवर्ड जब आपस में लड़ रहे होते हैं, दोनों एक्सट्रीम जस्टिस पर होते हैं. उनकी लड़ाई बहुत मजेदार होती है. एक दूसरे को जो बाजी कहते हैं उसके अंदर एक थोड़ी सी लचक मौजूद होती है, ब्रेक डाउन ना होने की बात होती है. सब कुछ क्लेम भी करते हैं, लड़ते भी रहते हैं, और दोनों लगता है कि ऐसे डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा किया है क्योंकि मैंने ऐसा तुम्हें कहा था. फाइट हो रही होती.
दोनों एक्सट्रीम जस्टिस पर कैसे हैं आइए देखते हैं. There is no forceful reason why the love of Desdemona and Othello should have proven unfortunate. कोई ताकतवर किस्म की रीजन मौजूद नहीं है कि ओथेलो और डेस्डेमोना की मोहब्बत जो है क्यों अनफॉर्चुनेट साबित हुई है. In fact, accident plays an important part in making the tragedy in Othello. असल में ओथेलो की ट्रेजेडी के अंदर जो इंसिडेंट्स हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं. There is no moral to be drawn about the rudeness of such love. मोहब्बत की इस नाकामी, इस गुस्ताखी के ऊपर कोई मॉरल नहीं खींचा जा सकता, कोई मॉरल ड्राइव नहीं कर सकते आप. एज केम बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डेमोना, जैसे ओथेलो और डेस्डेमोना की मोहब्बत के दरमियान एक खिंचाव आ गया, पेचीदगी पैदा हो गई, रूडनेस पैदा हो गई, बद तहजीबी पैदा हो गई. इससे मॉरल नहीं ले सकते कि ऐसा होना चाहिए. शेक्सपियर इज हियर प्रीचिंग नो लेक्चर अगेंस्ट इंटररेशियल मैरिज. शेक्सपियर ना तो इंटररेशियल मैरिज के बारे में कोई लेक्चर देना चाहता है, यानी कि दो मुख्तलिफ किस्म की नस्लों के लोगों को आपस में मोहब्बत और शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो नहीं कहना चाहता. द डिफरेंस ऑफ रेस इज रियली वन ऑफ द मैनी एलिमेंट्स. गो के ये नस्लों का ताजाद जो है, मुख्तलिफ नस्लों से होना, ओथेलो निग्रो था, डेस्डेमोना इंग्लिश थी, ये जो इनकी रेस का डिफरेंस था, गो के ये बहुत सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हो सकता है. एक बात जरूर है अहम, दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हाँ, ये दोनों हीरो और हीरोइन के दरमियान जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये एक वजह हो सकती है, उसकी बेस हो सकती है. एंड व्हेन परपेचुअल अंडरस्टैंडिंग इज एब्सेंट, जब मुसलसल अंडरस्टैंडिंग ना रहे, इवन द मोस्ट इंटेंस लव में सफर, तो शदीद मोहब्बत भी सफर हो जाती है, शदीद मोहब्बत भी तकलीफ में मुब्तला हो जाती है, बीमार हो जाती है. ओथेलो एड्स थ्रू इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ डेस्डेमोना कैरेक्टर. ओथेलो ने गलती की, क्यों? उसके पास डेस्डेमोना के कैरेक्टर का जो नॉलेज था वो इनसफिशिएंट था, कम था, महदूद था. Her own great knowledge and trust in him is not able to discourage the mishap. और डेस्डेमोना का अपना जो नॉलेज था और डेस्डेमोना का जो अपना ट्रस्ट था, वो भी इतना बड़ा नहीं था कि वो इतने बड़े मिसहैप को डिस्करेज कर सकता, इतने बड़े मिसहैप को रोक सकता. Even the tragic close of their love story is a strange sense of triumph. जबकि ट्रेजिक क्लोज, जब इख्तिताम होता है इस ट्रेजिडी का, इस लव स्टोरी का जब ट्रेजिक इख्तिताम होता है, तो उस वक्त भी अजीबोगरीब विक्ट्री का सेंस होता है, जीत का सेंस है. कौन सा जीत का सेंस है? ओथेलो ने ऑनर को बचा लिया और डेस्डेमोना को मार दिया, जीत का सेंस है. और डेस्डेमोना की जीत का ये सेंस है कि उसने मोहब्बत की खातिर जान दे दी अपनी, उसकी भी जीत है. बिफोर डेज, पिछले दिनों में शेक्सपियर के पीरियड में जो मॉरल्स थे, उसमें हम ये कह सकते हैं कि लव वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लाइफ. देन फिर एक और पॉइंट आया 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, टाइम इज इंपॉर्टेंट, नॉट लाइफ. ठीक. अब जो पीरियड है इसमें हम कहते हैं लाइफ इज इंपॉर्टेंट, नॉट टाइम, नॉट लव. मोहब्बत के लिए जान दे दी तो ये क्या बात हुई? मोहब्बत के लिए जान नहीं देनी. मोहब्बत टूटती है तो टूट जाए, जान क्यों जाती है? लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ है तो आपकी मोहब्बत की है. Both Desdemona and Othello are seen at the noblest just. दोनों एक मुकद्दस इंसाफ पर हैं. Before their death, अपनी मौत से पहले दोनों एक्सट्रीम जस्टिस पर थे. And the murder is forgotten in the sacrifices. और फिर ये कत्ल नहीं है, बल्कि ये कत्ल अब बदल गए हैं कुर्बानियों में. Which they make for each other's love, जो उन्होंने एक दूसरे की मोहब्बत के लिए दिए. Now we are going to start the next question.
I'm watching a question which should be small. Just a moment. Okay, there's a question. The question of jealousy. Tell me, that is the second last question at the end of the chapter. देखें, jealousy. Page number 172. पेज नंबर 172. एक बड़ा क्वेश्चन ले ली, एक छोटा क्वेश्चन. चलो जी. Jealousy. The play opens with discussion of jealousy. ये प्ले ओपन होता है जेलिसी की गुफ्तगू से. रोड्रिगो और यागो डिस्कस कर रहे होते हैं और दोनों ही जेलस होते हैं. किससे? उथेलो से. Iago is upset because Othello selected Michael Cassio. Iago jealous है, अपसेट है क्योंकि उथेलो ने माइकल कैसियो को अपना लूटिनेंट सेलेक्ट कर लिया है. As his lieutenant, he is jealous of Cassio's position. वो कैसियो से जेलस है, both in military and with Othello's service. कैसियो उथेलो के करीब करीब रहता है, इस चीज से भी वो जेलस है. कैसियो ने लूटिनेंट की पोजीशन ले ली है, वो इस चीज से भी जेलस है. This initial jealousy is the vehicle for the play's sequential plot. और यहीं स्टार्ट में मौजूद जेलसी जो है, ये पूरी ट्रेजेडी का जो सीक्वेंस है उसके लिए एक व्हील मुहैया करती है. इसी जेलसी की बेस बनाकर आगे प्लॉट पूरा चलता है, पूरा ड्रामा चलता है. Sequential plot of mixed jealousy and destruction. और बाद में मजीद जो जेलसीज उभरती हैं, मिक्स जेलसीज उभरती हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के अंदर जो जेलसीज आती हैं और जो डिस्ट्रक्शंस आती हैं, उन सब को व्हील जो मुहैया कर रही है वो इनिशियल जेलसी कर रही है. जेलसी 2. एक जेलसी बता दी गई है. अब मैंने जेलसीज पॉइंट बस बतानी है और आपने एग्जाम में ये पॉइंट नहीं लिखने, आपने सिर्फ उसे पैराग्राफ बनाते जाना है. और हर पैराग्राफ के साथ आप मजीद भी कोई चीज ऐड कर सकते हैं, कोट ऐड कर सकते हैं, क्रिटिक की बातें ऐड कर सकते हैं, अपनी फिलॉसफी दे सकते हैं उसके अंदर. जितना इसे बढ़ाना चाहें बढ़ सकता है. ये पहली जेलसी थी जो कि यागो जेलस था जब कैसियो से. दूसरी जेलसी, ब्रेबेंटियस फॉर्सली जेलस ऑफ द मूड फॉर स्टीलिंग हिज डॉटर लव. और ब्रेबेंटियो जेलस था उथेलो से क्योंकि उसने उसकी बेटी को छीन लिया था, बेटी की मोहब्बत उसे ले ली थी. तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इडिपल कॉम्प्लेक्स भी है. He no longer may be the most important man in Desdemona's life. और वो मजीद डेस्डिमोना की लाइफ में इंपॉर्टेंट मैन नहीं रहा था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Furthermore, Rodrigo is in love with Desdemona. रोड्रिगो भी डेस्डिमोना की मोहब्बत में. अच्छा, ये वैसे दिलचस्प बात है. आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट दिस थिंग. जब वालिदैन खुद शादी करते हैं, बाप खुद बेटी को शादी करता है उसकी, तो अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो तड़पता बहुत है. लेकिन उसमें हम शायद ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान है वो डोमिनेटिंग है ना. जो जैसे कुछ लड़के अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, उनकी माएँ घर में बड़ा वो रोला डालती हैं. अच्छा. कि नहीं ये ऐसी लड़की पसंद कर ली है, अच्छी नहीं है, मतलब काफी एतराज होते हैं उस पे. हाँ. और वो जिसको वो खुद बड़ी मोहब्बत से पसंद करके लाती, बाद में उसमें भी बुराइयां निकालती हैं. क्या कॉम्प्लेक्शन हो ना. हाँ, लेकिन वो लड़कों को भी ये हक नहीं लोग देते हैं कि भाई तुम अपनी मर्जी से करना. ठीक है. घर में यही होता है, क्लैश चलता रहता है. ओके. And now he is no longer maybe the most important man in Desdemona's life. Furthermore, Rodrigo is in love with Desdemona. Rodrigo Desdemona से मोहब्बत करता है and is slightly jealous of her relationship with Othello. और रोड्रिगो भी जेलस है उथेलो से. अब यहाँ पर इस सेकंड जेलसी में हमने दो एलिमेंट उठाए हैं कि ब्रेबेंटियो भी उथेलो से जेलस है और फिर रोड्रिगो भी उथेलो से जेलस है. 3. The lovesick Rodrigo, ये जो मोहब्बत का मारा रोड्रिगो है, has trouble with his hidden feelings for Desdemona.
ये डेस्डिमोना से मोहब्बत करता था और हिडन फीलिंग्स उसके लिए रखता था। एंड इज जेलस वाचिंग द टू इन लव, और वो जेलस था रोड्रिगो दो लोगों को मोहब्बत करते हुए नहीं देख सकता था। किस किस को? डेस्डिमोना को और ओथेलो को। ही रोड्रिगो भी अमीर आदमी था, हालांकि वो अमीर आदमी भी था, तो एज कम्पेयर टू ओथेलो तो ही वॉज बेटर। और रोड्रिगो को तो ये लग रहा था जैसे कुत्ता मलाई खा रहा हो। क्या बात? कुत्ता मलाई खा गया है। ओके जी, कहाँ से था? He follows Iago's directions easily, perhaps partially because of his jealousy of Othello's relationship with Desdemona. ओथेलो का जो रिलेशनशिप था डेस्डिमोना के साथ, उससे वो जेलस था। अब ये रोड्रिगो को हमने मजीद वाज़ेह कर दिया कि ही वाज जेलस। फोर्थ पर देखें, Iago openly discloses his plan of destruction. Iago ने ओपनली डिस्कस किया है उसका कुछ कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान है, विच इंक्लूड जेलिसी एज अ की फैक्टर। और वो डिस्ट्रॉय जब करने जा रहा है तो उसका की फैक्टर क्या है? एक जेलिसी है। किसके अंदर? विशाल के अंदर है ना? हाँ। He intends to create a strong sense of jealousy in Othello. He intends to create a strong sense of jealousy in Othello. अब अयागो खुद जेलस है और ये चाहता है कि ओथेलो भी जेलस हो जाए। वो ओथेलो के माइंड में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जेलसी पैदा करना चाहता है बाय सेटिंग अप द डिल्यूजन ऑफ अफेयर। ये कन्फ्यूजन पैदा करके, डिल्यूजन, ये कन्फ्यूजन पैदा करके क्या, ये अफेयर है डेस्डिमोना एंड कैसियो का। फिफ्थ, तो ओथेलो के माइंड में भी जेलसी क्रिएट की है एक जेलस कैरेक्टर ने। फिफ्थ, Iago plants seeds of jealousy in Othello and then speaks of green-eyed monster. Othello के माइंड में उसने jealousy क्रिएट कर दी और फिर उसने कहा about the green-eyed monster as a force to be feared. उसने कहा ये एक ऐसी ताकत है जिससे डरना चाहिए। Jealousy is personified as monster. और jealousy एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। और इस एब्स्ट्रैक्ट चीज को जब क्वालिटीज दे दी जाए किसी लिविंग बीइंग की, तो हम इसे कहते हैं ये पर्सोनिफिकेशन हो गई है। जैसा कि बीए में फर्स्ट पोएम लेयर के अंदर उसने कहा था कि ब्यूटी जो है जब वो डांस करती है या ब्यूटी जब ग्लैंस करती है, देखती है, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसे रिस्पॉन्स कर सकें। तो ब्यूटी डांस करती है, ब्यूटी देखती है। ये ब्यूटी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है पोएट ने कि ब्यूटी जो है वो देखती भी है, ब्यूटी जो है वो डांस भी करती है। औरत की उसे शक्ल सूरत खदोखाल दे दिए गए, तो हम कहते हैं ये राइटर ने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है। अब ब्यूटी एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ब्यूटी को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ब्यूटी को नहीं देख सकते आप। तो सेम लाइक जेलसी, फेथ, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो हमारे अंदर होते हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर ने जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा है और उसे पर्सोनिफाइड कर दिया है। सिक्स्थ, व्हेन Iago tells Othello of the handkerchief, जब Iago बताता है ओथेलो को हैंडकरचीफ के बारे में, he has the evidence necessary to prove Desdemona's unfaithfulness, क्योंकि Iago को प्रूव करना था कि डेस्डिमोना की अनफेथफुलनेस है। It is now that the jealousy sinks deep in Othello's soul. अब यहाँ पर हमें जेलसी वाज़ेह नजर आती है और लगता है कि रेत की तरह जेलसी ओथेलो के माइंड में बैठ गई है, तह में बैठ गई है उसकी। एंड स्टार्ट्स टू डिस्ट्रॉय हिज साइकी, और ये जेलसी जिस जगह पैदा होती है उसी जगह को खाना शुरू कर देती है। जिस साइकी में पैदा हुई जेलसी, उसी को खाना शुरू कर दिया इसने। किसकी साइकी को खाना शुरू कर दिया जेलसी ने? ओथेलो की। सेवंथ, बियांका बाजी, कासियोस कॉमन लवर। ये कैसियो की कॉमन लवर थी, आशिक मिजाज औरत थी ना। Also becomes sick with jealousy, इसको भी जेलसी लाहक थी। She sees the planted handkerchief in Cassio's room,
उसने कैसियो के रूम में देखा कि वहां पर हैंड करचीफ रखा हुआ है एंड बिलीव्स हिम टू बी आल्सो हैव टेकन अ लवर, और उसने कहा एक कीड़ी मार है, उसे पूछा और उसे अंदाजा हो गया ये बिलीव्स हिम टू आल्सो हैव टेकन अ लवर, कि उसे यकीन हो गया टू आल्सो हैव टेकन अ लवर, कि किसी और लवर ने ओथेलो को दिया है। हर जेलसी एग्जिस्ट्स ऑन मच स्मॉलर स्केल, हर जेलसी एग्जिस्ट्स इन मच स्मॉलर स्केल, उसकी जेलसी बहुत छोटे लेवल पर थी, बट इलस्ट्रेट्स दैट सेंटिमेंट इज यूनिवर्सल, लेकिन ये बात शेक्सपियर ने वाजे की है कि जेलसी यूनिवर्सल होती है, हर जगह पाई जाती है। ठीक है, आप भी अपने जाके पापा से पूछिए क्या कभी उनको जेलसी हुई, क्या होती है उनको? अच्छा अच्छा, ऐसा होता है बाज का, तो ऐसा होता है कि अब्बू कह रहा होता है, कहते हैं कि फिलहाल रिश्तेदार जो आता है ना आए हमारे घर, या फिलहाल घर में तुम किसी एक एक्टर मेरी मम्मा को पसंद है, मेरे को बोलते हैं वो जेलसी हमारे घर तारे टूट गई उसके पीछे। अच्छा अच्छा, जेलसी को इनिशियल स्टेज ऑफ हेट भी कह सकते हैं, जी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो थैलोडेस्टिन होना चाहिए। एक्चुअली जेलसी, हेट, नफरत जो होती है वो हम करते हैं किसी की अगली मैनर्स की वजह से, किसी की अगली एटीट्यूड की वजह से, किसी की वॉइसेस की वजह से हेट करते हैं। जेलसी जो हम करते हैं किसी की मेरिट्स की वजह से करते हैं, किसी के क्वालिटीज अगर ज्यादा है आपसे, आप उससे जेलसी करें, जेलसी का एंगल और है, जो चीज अपने पास नहीं हो दूसरों के पास। जब एक लड़की किसी दूसरे मर्द से अफेयर बना रही होती है तो दैट्स मीन दैट शी इज अनाउंसिंग दिस थिंग कि तुमसे ज्यादा मेरिट वाला वो है, उनसे ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा क्वालिटी। तो वो जेलस उससे था ना, कैसियो से जेलस था वो, जेलस हो जाती है ना, नहीं जेलस वो था नहीं, वो जेलस 8 नंबर देखिए, एज द प्ले कंक्लूड्स, जैसे प्ले फाइनल पोजीशन में पहुंचता है, ऑल कॉजेज ऑफ जेलसीज आर प्रूव्ड फॉल्स, जेलसी की तमाम वजूहात झूठी साबित होती हैं। डेस्डेमोना वाज नेवर अनफेथफुल, डेस्डेमोना कभी भी बेवफा नहीं थी, बट ओथेलो रियलाइजेज द ट्रूथ टू लेट, लेकिन ओथेलो को इस सच का अदराक बहुत देर से हुआ। जेलसी इज द सोर्स ऑफ पेन एंड डेथ फॉर दीज ट्रेजिक कैरेक्टर्स, और जेलसी तमाम तर दुखी कैरेक्टर का हिज़्नो मलाल बनी। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर हैज सक्सीडेड इन किलिंग देम, और ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों को कत्ल करने में कामयाब हुआ। बैठो बैठो, अभी आगे पढ़ना है, बैठो। कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्डेमोना, ये 3 और 4 टाइम्स आ चुका है। मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, छोटा लिखा है, आपने इसे एलाबोरेट करना है। टाइगरा टाइगर आकर मेरे साथ कंपटीशन करने लग जाता है, मुझे जेलसी होती है। ऊंचा ऊंचा बोलता है। कैरेक्टर्स के जब डेस्डेमोना, मैंने छोटे निशान थोड़ा थोड़ा बताया है इसके बारे में, एंड यू हैव टू एलाबोरेट इट वेल बाय ओन। डेस्डेमोना स्टैंड्स फॉर बाइब्लिकल मैरी, डेस्डेमोना ऐसी है जैसे कि विजन ऑफ कोबराई थी, मीन हजरत मरियम। एंजेलिक, आपको पता है कि मेरी भतीजी का नाम क्या है, सबसे बड़े जो भाई की बेटी है उसका नाम है एंजेलिना, एंजेलिना उसका नाम है। नाम अच्छा है ना एंजेलिना, मतलब गैर मजहबी भी नहीं है, भी मजहबी। ठीक है, और फिर एक इन्वेंशन नहीं भी है, फरिश्ते होते हैं, फरिश्ती भी तो होना चाहिए। वैसे यार तुम्हारे ऊपर बड़ा तुम्हारी बेइज्जती हुई है वैसे, बोलो कि बड़ी ना तुम्हारी कोई देवी है ना कोई तुम्हारी फरिश्ती है। ओके, एंड पॉयस कैरेक्टर, और ये एक पाक बाज खातून थी। शी इज इनोसेंट, ये मासूम थी, प्योर, ऑनेस्ट एंड जेंटल एट हार्ट। शी इज जस्ट लाइक द लूसी ऑफ ववोथ, वो ववोथ की स्टोरीज में जो हीरोइन मौजूद होती है अक्सर, लूसी, वैसी कैरेक्टर है।
She is not experienced in the practical affairs of life. कौन लोग हैं बात? She is not experienced in practical affairs of life. जिंदगी के एक्चुअल जो प्रैक्टिकल अफेयर्स हैं उनमें भी she was not mastered. She cannot understand the jealous behavior of Othello. और वो बिल्कुल नहीं समझ पाई उथेलो के जेलस बिहेवियर को. अगर वो दुनियादारी जानती होती तो उस चीज को भांप लेती. Her pressing for the claims of Othello, her pressing for the claims of Cassio even when Othello is not ready. और उसका बार बार क्लेम करना और जोर देकर क्लेम करना कैसियो की फेवर में, जबकि उथेलो सुनने के लिए तैयार नहीं था. रेडी टू लिसन टू हर शोज हर सिंप्लिसिटी एंड नेचुरल स्टूपिडिटी. और वो शो करती है ये चीज कि शी वाज स्टूपिड एज वेल एंड शी वाज सिंपल, वेरी सिंपल, और नेचुरल स्टूपिडिटी थी उसके अंदर. आपको पता है जब वो हैंड करचीफ मांग रहा था वो उसे कहती है कम 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 टेल मी, वो कहती है और तुम मुझे दूसरी बातों में लगा रहे हो ना, है ना, तुम कैसे की बात क्यों नहीं करते. देयर वाज रियली आई वाज फीलिंग कंट्रास्ट बिटवीन टू कैरेक्टर्स. जबरदस्त कंट्रास्ट था ना वो, कि वो कैसे मासूमियत थी उसकी, क्या कह रही थी. शी इज चेस्ट फेथफुल एंड अनपोल्यूटेड वुमन. और ऐसी लड़की थी और औरत थी जो कि पोल्यूट नहीं हुई थी, अनपोल्यूटेड थी, पाकबाज थी. शी इज ट्रू टू हर हस्बैंड इवन इन हर डेथ. शी थिंक्स काइंडली ऑफ हर हस्बैंड. अपनी मौत के दौरान भी वो बहुत काइंडली फील इवन इन हर डेथ शी थिंक्स काइंडली ऑफ हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड के बारे में फिर भी वो काइंड सोचती है, अच्छा सोचती है. जी अगला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अभी. Symbols in Othello. Othello के सैम्बल देखें बेटा, प्लीज पढ़ लो. Importance of hand. Othello के अंदर क्या कोई सैम्बल्स का इस्तेमाल किया गया है? अगर किया गया है तो कौन कौन से सैम्बल्स हैं? और सबसे बड़ा सैम्बल तो हैंड करचीफ का इस्तेमाल किया गया है. अच्छा, मुझे हैरानगी होती है, वो कह रही है इतना नहीं पढ़ा जाएगा. भाई इतना नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ नहीं रहे. पढ़ तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं. यहाँ आप लोग कोई दावत पर तो नहीं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे. घर में आप दोबारा जाकर कोई और चीज पढ़ लिया करें, इससे बेहतर कोई चीज पढ़ लिया करें, तलाश कर लिया करें नेट पर. टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व हुआ करें, एंजॉय किया करें टॉपिक को. सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स. सिंबल्स अलामतें, सिंबल्स तरह की ये चीजें होती हैं, कैरेक्टर्स किरदार होते हैं, फिगर्स होती हैं और कलर्स होते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कंसेप्ट. सिंबल्स ऐसे आइडियाज के लिए आते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है. फेथ है, हमारे माइंड में तो होते हैं लेकिन ये वाज़ेह सामने हम उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? कलर के जरिए कर देते हैं, किसी इमेज के जरिए कर देते हैं, किसी फिगर के जरिए कर देते हैं. अच्छा, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जेलसी. शेक्सपियर ने उसे किस चीज से रिप्रेजेंट किया है? ग्रीन आइड मॉन्स्टर से किया है. In Othello, the handkerchief symbolizes different things to different characters. अब एक हैंडकरचीफ है, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ सकता है. हैंडकरचीफ एक है लेकिन इस हैंडकरचीफ के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए मुख्तलिफ सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं. यानी कि हैंडकरचीफ के सिंबल कई एंगल से देखा जा सकता है. सर वो सारी स्टोरी भी लिख सकते हैं जो ओथेलो ने अपनी वाइफ को सुनाई थी हैंडकरचीफ. जी डेफिनेटली, अगर हैंडकरचीफ का ही क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप जरूर लिखें उसे. The handkerchief was the first gift Desdemona received from Othello. Handkerchief was the first gift जो डेस्डिमोना ने ओथेलो से रिसीव किया, and she keeps it as symbol of Othello's love. और उसने उसे अपने पास रखा कि ये ओथेलो की मोहब्बत है, मोहब्बत की निशानी है, यह ओथेलो की मोहब्बत का सिंबल था. Iago manipulates, Iago ने मैनेज किया, हैंडल किया
The handkerchief so that Othello comes to see it as symbol of Desdemona herself. Othello को ये बावर कराने के लिए कि डेस्डिमोना डिसलॉयल है, हरजाई है, उसने उसको कैसियो के रूम में प्लांट किया। तो कैसियो के रूम में जब हैंडकरचीफ रखा गया तो दिस हैंडकरचीफ वाज द सिंबल ऑफ डेस्डिमोना इटसेल्फ। वो डेस्डिमोना का सिंबल था कि यहाँ पर हैंडकरचीफ मौजूद है तो डेस्डिमोना यहाँ मौजूद है, समझे। तो अयागो के लिए वो डेस्डिमोना का सिंबल है। हर फेथ एंड चेस्टिटी, और डेस्डिमोना की फेथ और चेस्टिटी का सिंबल है। By taking possession of it, इसकी मलकियत लेने के बाद he is able to convert it into evidence of her infidelity, और फिर ये हैंडकरचीफ हासिल करने के बाद उसके पास एक एविडेंस आ गया उसकी बेवफाई का। Handkerchief's importance to Iago and Desdemona derives from the description of Othello himself. हैंडकरचीफ की कितनी इंपॉर्टेंट थी टू Iago and Desdemona? अच्छा, तो यागो के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? डेस्टिमोना ड्राइव्स इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑफ ओथेलो हिमसेल्फ। डेस्टिमोना ने ये चीज हासिल की जब ओथेलो ने खुद इसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी थी, यानी कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यागो, दिस हैंडकरचीफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेस्टिमोना। कैसे पता चला? ओथेलो ने खुद बताया। ही टेल्स डेस्टिमोना, उसने डेस्टिमोना को बताया दैट इट वाज वोवन बाय अ 200-year-old सिबल। उसे बताया कि एक ओल्ड प्राफ ने इसको 200 साल बूढ़ी एक ओल्ड प्राफ ने इसको वोवन, इसको निट किया है इस हैंडकरचीफ को, और फीमेल प्राफ सिबल या फीमेल प्राफ ने इसको निट किया है यूजिंग सिल्क फ्रॉम सेक्रेड वोम्स, और उसने सिल्क जो हासिल किया वो मुकद्दस तरीन रेशम के कीड़ों से हासिल किया गया, and dye extracted from the hearts of mummified virgins, और फिर इसको रंगा गया है उस खून से जो कि कब्रों में से उनके बॉक्सेस को खोलकर दुशीजाओं के दिल से जो खून था सूखा हुआ उसको निकाला गया, यानी कि दुशीजाओं के दिल का खून निकालकर उससे इस रुमाल को रंगा गया था। Othello claims that his mother used it to keep his father faithful to her. ओथेलो ने यह दावा किया कि उसकी माँ के पास ये रुमाल था इसलिए ताकि उसका वालिद जो है उसकी माँ के साथ वफादार रहे। So to him, बस ओथेलो के लिए the handkerchief represents matrimonial fidelity. हैंडकरचीफ सिंबल है शादीशुदा अज़वाजी जिंदगी की वफादारी का, कि अगर ये हैंडकरचीफ घर में रहा तो वफादारी कायम रहेगी। तो यागो के लिए ये डेस्डिमोना का सिंबल था, और फिर डेस्डिमोना के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता था हैंडकरचीफ, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत का सिंबल था ओथेलो की, और ओथेलो के लिए ये डोमेस्टिक या मैट्रिमोनियल फिडेलिटी का सिंबल था। द पैटर्न ऑफ स्ट्रॉबेरीज, और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज जो इसके ऊपर छोटे छोटे वो दिल बने हुए थे, जैसा कि छोटे छोटे निशान बने हुए थे, स्मॉल फ्रूट टाइप चीजें लगी हुई थी इसके ऊपर, छोटे छोटे दाने से लगे हुए थे इसके ऊपर। डाइड विद विर्जिन्स ब्लड, उसके ऊपर दोशीज़ाओं का खून से वो बेरीज रंगी हुई थी। ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड पर, strongly suggests the blood stains left on the sheets on a virgin's wedding night. ये चीज सजेस्ट करती है वो खून के कतरे जो कि पहली रात को विर्जिन के साथ जब मेट होता है तो शीट पर पड़ते हैं, यानी कि वफादारी, यानी कि चेस्टिटी, यानी कि एक के साथ लायल होने की यह सिंबल था ये, क्योंकि सफेद शीट बिछाई जाती है शादी वाली रात को ताकि पता चले कि वैमन विर्जिन है या नहीं है। अब तो क्योंकि हालात भी बदल गए हैं, डॉक्टरों ने भी नया एक मशवरा दे दिया लोगों को। अब डॉक्टरों ने भी लोगों को कह दिया जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पुराने लोगों के ख्यालात हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, उन्होंने कहा है। पहले हालांकि स्पेशली ये एहतमाम होता था और सुबह तक झगड़ा होता था इस बात पर, और शादियां एक ही रात में वापस हो जाती थी।
अब तो ये जहालत समझी जाती है, ठीक है। और फ्यूचर में अब तो लोग ये भी समझते हैं जहालत है कि हाँ जी, अगर कोई लड़की के पीछे पता करे जी लड़की के पीछे क्या मामला था, तो कहते हैं ये भी जहालत है अब, कि भाई तुमने शादी करनी है, तुम उसका माजी क्यों कुरीद रहे हो, तुम अपना माजी बताओ ना जरा। और कहते हैं छोटे जहन का आदमी है जो जिस तरह देख रहा है पीछे, उसके पास्ट को देख रहा है उसके। अब ये कहते हैं लोग। पिछले दिनों एक लड़की, उसकी शादी तैयार थी और वो हमारा दोस्त था, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा जी वो लड़की जो है वो, उसका कोई अफेयर था किसी आदमी के साथ। तो हमने पता किया तो वो उसका कॉलेज फेलो था और उसको कोई थोड़ी सी मोहब्बत वगैरह थी, लड़के को चाहत थी, लेकिन कोई ऐसा इनके दरमियान में कुछ सिलसिला हुआ नहीं था। तो इस लड़की ने कहा कि जब फोन पर बात हुई, उसने कहा यार वो क्लास फेलो था, अगर उसके अंदर कोई जज्बात थे तो मुझे पता नहीं, पहले ऐसी कोई बात। हमने उसे मशवरा दिया कि नहीं यार ऐसा ना करो, तुम शादी करो उससे, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी अब सारी तय है, दहेज गया हुआ है, सामान भी पहुंच चुका है, नाम भी लिखवा लिया, मकान चिकन, अब क्या रह गया बाकी। तो उस लड़के ने उसे फोन करके ये कहा लड़की को, उसने कहा तुम्हारे उसके साथ कहाँ तक ताल्लुकात थे। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं आप। उसने कहा बताओ कि क्या तुम्हारा उसने हाथ पकड़ा था कभी। लड़की ने उसे कहा, उसने कहा आज के बाद मुझे फोन ना करना और मैं तुमसे शादी नहीं करनी। फोन बंद किया और लड़के ने मिन्नतें की, उस लड़की ने शादी नहीं की, उसने शादी नहीं की। शी वॉज मे बी लॉयल, शी वॉज मे बी ट्रू, वो ट्रू थी या नहीं थी, लेकिन उस लड़की का ये कहना था जो आज ये पूछ रहा है कल ये कुछ और भी पूछेगा। और इसका मतलब ये है कि आप मर्द पूछे भी ना, आप तो अपनी तरफ कह रही थी कि अच्छा क्या लड़की ने, लेकिन आप ये बताएं कि मर्द आप पूछे भी ना, अगर ये मॉडल आप लेकर आ रहे हैं तो फिर आप ये मॉडल आगे चल के क्या बन जाएगा, आप ये अंदाजा कर सकते हैं। फिर मॉडल आगे चलेगा तो फिर क्या बनेगा। लड़की ये कहती है कि मेरा किसी से ताल्लुक नहीं था, हाँ तो जी। फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत तो नहीं ना, वो तो फिर बेइज्जती वाली बात है। बता दी उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसने तुम्हें किस किया, या तुम ये तो फिर सर ये इस लेवल पे आगे पूछने वाली बात नहीं थी, शादी तय होने से पहले पूछनी थी। जब उसने कह दिया कि नहीं था कुछ। वो शीट्स के बारे में क्या ख्याल है, वो होनी चाहिए कि नहीं। सर ये तो ऐसे डॉक्टर ने ये ये अब होता भी नहीं है वैसे ये। हाँ हालांकि जब हम छोटे थे उस वक्त ये चीजें बिल्कुल कंडीशन थी, तय थी, और ये ऐसे ही होता था। और लड़कियां कई मरतबा हमने सुना था कि फिलहाल आदमी के साथ उसका चक्कर है लड़कियों का, और लड़कियां डरी हुई होती थी कि अगर मेरी शादी कहीं और हो गई, तुम्हारे साथ ना हुई, तो वो तो मुझे मार डालेंगे, शादी नाकाम के मुझे मार डालेंगे, वो कहते थे। और वो मर्द जो होते थे वो बाहर ठहर के डिस्कस कर रहे होते कि यार ये तो मामला मेरे गले पड़ गया है, अब मुझे शादी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो तो उसे मार डालेंगे। ये बहुत बड़ा मसला था। और गांव में अभी भी ऐसा होता है, वो बकायदा एहतमाम करते हैं इस चीज का। और अब पहले तो हम जब छोटे थे, यानी कि हम अभी यंग हो रहे थे, उस वक्त यू बिलीव दैट, मैं कसम उठाकर कहता हूं, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सेक्स विद द विर्जिन। कुंवारी लड़की के साथ सेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैरिड वेमेन के साथ या तवैफों के साथ, उसके साथ मेट करने का कंसेप्ट मौजूद था, हम सुनते थे। लेकिन कुंवारी लड़की के साथ मेट करने का कंसेप्ट नेवर नेवर नेवर। इसी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। विद इन 15 days 15 years हर चीज ऐसे बदल गई है। थोड़े दिन पहले ना मैं इधर से जा रही थी, तो एक लड़की बड़ी फैशनेबल थी और बड़ी स्मार्ट, यानी कि लग रहा था कि कॉलेज गर्ल ही है। और ना वो पूछ रही थी कि डॉक्टर रिजवाना का क्लिनिक किधर है, यहाँ कोने पे खड़ी लोगों से पूछ रही थी। अब हालांकि वो सामने ही है, क्लिनिक बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके साथ एक लड़का भी बिल्कुल उसकी तरह, उसकी उम्र का ना, तो यानी कि वो लोग लग नहीं रहे थे कि मैरिड है या कुछ इस तरह से। मैंने यही सोचा इनके ये कोई ऐसे ही आए हुए हैं और डॉक्टर ढूंढती फिर रही है वो कॉलेज में लड़कियां थी, हो जाती थी, बाद में पता चलता था। अच्छा ये जी, कॉलेज में लड़की इतनी बेहोश हो जाती, बाद में पता चलता था कि आहू हो गया है। अब देखो कैसी बातें हैं, ये तो हमें भी पता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये क्या हो रहा है अब ये। तो अभी भी तुम कहते हो कि उसको लीगल ना करें, करते हैं आपके लिए, कहते हैं लीगल जी, आप भी करते फ्रेंडशिप को लीगल। तो अब तो ये मामला बड़े तब्दील हो गए हैं। अब तो माएँ आती हैं और आके बच्चों को बिठाती कैरी में, साथ ये भी कहती हैं हाँ मिल गई थी वालदैन को। अब देखो वालदैन को मिल गई ना वो लड़की, ठीक है, अब वो आ गए घर में, कोई बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ।
बल्कि उसने तो पैगाम भी भिजवाया है। उसने कहा नहीं, उसने पैगाम भी भिजवाया। उसने कहा कि सर ने आपने मेरी मदर को क्या कहा है। इसका मतलब है घर वालों को पता है हर चीज, एवरीथिंग इज नाउ अंडरस्टूड जा रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बस जल्दी अर्ली शादी, और वो भी वेल मैनर तरीके से समझा बुझाकर, और वो भी शादी उस तरह की नहीं जिस तरह हमारे यहाँ कन्वेंशनल होती है, धूम धड़के वाली। सिंपल निकाह, निकाह भी पेपर साइन, बस ऐसे। ओके जी। The pattern of strawberries on the white background strongly suggests the bloodstains left on the sheets on a virgin's wedding night, so the handkerchief perfectly suggests a guarantee of virginity. तो ये हैंडकरचीफ सिंबल है वर्जिनिटी का, पाकीज़गी का, एज वेल एज फिडेलिटी, और वफादारी का भी सिंबल है। सो रोमांटिक एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स अटैच विद इट, बस रोमांटिक और कुछ तोहमात वाले सुपरस्टिशियस बिलीव इसके साथ जुड़े हुए हैं। हैंडकरचीफ प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रेजेडी, और हैंडकरचीफ ट्रेजेडी में मेजर रोल अदा करता है, करता है ना मेजर रोल। अब इसके बारे में आप आगे बहुत कुछ लिख सकते हैं कि क्या क्या रोल उसने अदा किए हैं, एक्ट किए। लिटिल विलो का सैंपल देखें, अ सॉन्ग विलो, ये किस चीज का सैंपल है। एज डेस्टिमोना प्रिपेयर्स फॉर बेड इन एक्ट 5, डेस्टिमोना जब एक्ट 5 पर बेड पर जा रही है, शी सिंग्स अ सॉन्ग अबाउट अ वुमन हु इज बेट्रॉयड बाय हर लवर। वो एक ऐसी औरत का गीत गाती है, वो औरत जिसको उसके हस्बैंड ने बेट्राय, धोखा दिया हो, छोड़ दिया हो। शी वॉज टॉट दिस सॉन्ग बाय हर मदर्स मेड बारबरे। उसने ये गीत अपनी मदर की एक मुलाजमा से सुना था जिसका नाम बारबरे शरीफ था। बारबरा कह लें, काफरे दी लैंग्वेज है, जी में बोल लो, केड़ा गुनाह होना है। Who suffered a misfortune similar to that of the women, और वो बारबरे, वो एक ऐसी किस्मत की मारी थी, similar to that of women in the song, बिल्कुल वैसी उसकी किस्मत थी जैसे कि गीत के अंदर औरत अपनी किस्मत बयान कर रही है। गीत लिखने वाली, गीत के अंदर औरत वो और है, बारबरे उस गीत को गाती है, और फिर डेस्टिमोना उस गीत को फिर बारबरे वाले गीत को गाती है। तो तीन मतलब इस सॉन्ग के अंदर कैरेक्टर हो जाते हैं। शी इवन डाइड सिंगिंग विलो, और इवन के उसकी मुलाजमा, मदर की मुलाजमा बारबरा, वो विलो गीत गाते ही मर गई थी। द सॉन्ग्स लिरिक्स जस्ट दैट बोथ मेन एंड वुमेन आर अनफेथफुल टू वन अनदर। ये गीत जस्ट करता है कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के लिए बेवफा हैं। To Desdemona, the song seems to represent a melancholy, और डेस्डिमोना के लिए the song seems to represent, सॉन्ग ऐसे लगता है जैसे ये दुखी गीत है, सबमिसिव और इंतहाई मायूस कुन गीत है। एक्सेप्टेंस ऑफ एजुलेशन, और ये दुखी और मायूस कुन तस्लीम है, किस चीज की, जुदाई का तस्लीम करना है। फ्रॉम उथेलो, उथेलो से, उथेलोज अफेक्शंस, उथेलो की मोहब्बत से। डेस्डिमोना जब ये गीत गाती है तो ऐसा लगता है ये गीत एक दुखी और मायूस कुन तस्लीम खम है, जुदाई का। उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जुदाई आने वाली है, किससे, उथेलो की मोहब्बत से। एंड सिंगिंग इट लीड्स हर टू क्वेश्चन अमीलिया, और इसी गीत की सिंगिंग अमीलिया की तरफ सवाल बढ़ाती है अबाउट द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ इनफिडेलिटी, कि ये बेवफाई क्या होती है और बेवफाई की नेचर क्या है, बेवफाई का एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है, कौन कौन लोग बेवफाई करते हैं। नाइस आप ले रहे हो